सिंह जी हमारे साथ बनी हुई बीजेपी की तरफ से। अनिला जी, महाराष्ट्र में जो हो रहा है और देश की सियासत में हो रहा है, उन सबका एक ही मकसद है, बीजेपी को हराना। लेकिन महाराष्ट्र में आपने कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। आपने दो बड़ी जो मुख्य विपक्षी पार्टियां थी उनकी दो फाड़ कर दी, शिवसेना की दो फाड़ कर दी, एनसीपी की दो फाड़ कर दी। अब सवाल यह है कि आगे बीजेपी महाराष्ट्र में क्या करने जा रही है? शरद पवार को कोई बड़ा ऑफर आपकी तरफ से दिया गया है? मेरी सबको राम राम। और देखिए, ऐसा है कि सबसे पहली बात तो ये मैं बेहद स्पष्ट कर दूं, लगातार हमारे नेता जो है, हमारे प्रवक्ता, हमारे नेतृत्व लगातार इस बात का स्पष्टीकरण देते चले आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी राजनीतिक दल में दो फाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। इनके खुद के किले इतने कमजोर होते हैं कि वो ढह जाते हैं। अगर रेत के किले ये बनाएंगे तो वो ढहेंगे ही, उनकी नींव ही मजबूत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का दो फाड़ करके दिखाए ना। आप कांग्रेस का भी इतिहास उठाकर देखेंगे तो उसमें भी दो फाड़ हुई है, परंतु भारतीय जनता पार्टी की नींव मजबूत है तो हमको हमारे बीच में कोई दो फाड़ नहीं कर पाता है। तो दूसरे की तरफ जब एक उंगली उठा रहे हो तो बाकी उंगलियां आपकी तरफ उठ रही हैं, ये भी जरा सा देख लेना चाहिए। पर मैं अपनी बात की शुरुआत करूं उससे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को ढेर सारी बधाई देना चाहूंगी, शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आज विमेन इक्वालिटी डे है, महिला समानता दिवस। कहते हुए मैं मुस्कुरा इसलिए रही हूं क्योंकि अगर मैं चाहे विश्व की बात कर लूं और खासतौर से अपने भारत की मैं बात कर लेती हूं तो महिला अगर कागजी रूप में तो समानता का अधिकार मिला हुआ है, परंतु अगर हम प्रैक्टिकल रूप में देखें तो समानता दूर दूर तक नहीं है। अगर हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट तो तकरीबन 193 जो देश हैं उसमें से 149 जगह हमारी महिलाओं का आता है इस देश के अंदर। रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा 14%, रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा 11%, रिप्रेजेंटेशन इन असेंबलीज 9%। तो ये महिला समानता दिवस है। हम बैठकर पॉलिसी मेकर्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मायावती जी की, हम बात कर रहे हैं शरद पवार जी की। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, और खासतौर से यहाँ पर सतीश जी बैठे हैं, उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। बहन मायावती जी ने महिलाओं के लिए क्या किया भाई? क्या? और अभी आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दूसरी कांग्रेस पार्टी है। तो आपका राजनीतिक दल, आप राजनीतिक विश्लेषक बनकर जरूर यहाँ पर बैठे हुए हैं, परंतु आप सपोर्टर है बीएसपी के। आप बताइए, बहन जी ने क्या अपने भतीजों को आगे बढ़ाना शुरू किया कि नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी का जो युद्ध है वो यही है, वंशवाद से युद्ध है हमारा, अपराधीकरणवाद से युद्ध है, आतंकवाद से युद्ध है हमारा, भ्रष्टाचार से युद्ध है, कमीशन खोरीवाद से हमारा युद्ध है, और तुष्टीकरणवाद से हमारा युद्ध है। और चाहे वो शरद पवार जी हो महाराष्ट्र में, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी हो और बहन मायावती जी हो, ये कुछ भी कह लें, और महाराष्ट्र में जिस प्रकार से शरद पवार जी जो भी बयानबाजी कर रहे हैं वो जानते हैं अब कुछ नहीं बचा, खंडहर बचा है उनके पास। और कुछ दिनों में जो ईंट लगी हुई है ना उस खंडहर में, वो भी गायब हो जाएंगी। कुछ भी बोलते रहे। हाँ, कभी किसी जमाने में दिग्गज नेता हुआ करते थे, पर इस दुनिया में हर एक चीज की एक सीमा होती है। राजनीतिक जीवन की भी एक सीमा होती है। दानिश अली जी जो हैं, अमरोहा के सांसद हैं, मिल रहे हैं नीतीश कुमार जी से। बहन जी कह रही हैं कि भाई मुझे तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला। अमरोहा एक ऐसी सीट है, बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है साहब, क्योंकि मैं उसी क्षेत्र से आती हूं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के 3 बार सांसद रहे, 2 बार बीएसपी से रहे, 1 बार समाजवादी पार्टी से रहे, 2 बार आईएनसी से रहे, 1 बार सीपीआई से रहे। और जब से दानिश अली जी बने हैं सांसद अमरोहा से, वहां पे उनका कोई भी काम नहीं रहा है, कोई भी काम नहीं रहा है, सदैव गायब रहते हैं। अब हो सकता है कि कहते हैं ना कि इन सर्च ऑफ ग्रीनर पास्चर, यानी कि अब ऐसी तलाश कर रहे हैं वो जगह कि शायद उनको किसी और राजनीतिक दल से टिकट मिल जाए, चुनाव लड़ जाए, पार्लियामेंट में पहुंच जाए। ये वो लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है निरंतर किसी भी राज्य में सत्ता में हो या सत्ता में नहीं हो, लोगों के बीच में रहती है। जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं उनका लाभ लोगों के पास पहुंचे, इस मंशा से, क्योंकि अंत्योदय जो वो है वो हमारी रग रग में बसता है। व्यक्ति जो आखिरी पंक्ति में आखिरी खड़ा हुआ व्यक्ति जो है उसके पास हम कैसे पहुंचे, लाभ पहुंचे, ये मंत्र है।
बीजेपी ठीक है, का, ठीक ये कैसे है। तुलना कर सकते हैं अपने आप विमेन की? इक्वालिटी की आपने बात की, मैं लाइटर नोट पे कह रहा हूं कि हमारे पैनल में देख लीजिए 3 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं, तो यहां हम महिलाओं को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। और दूसरा, वंशवाद को लेकर आपने कहा कि बीजेपी वंशवाद को लेकर लड़ रही है, तो वंशवाद को लेकर जब आप अजीत पवार के साथ समझौता करते हैं तो क्या वहां आपको परिवारवाद नजर नहीं आता है? ज्योतिरादित्य सिंधिया को जब आप जोड़ते हैं तो वहां क्या आपको परिवारवाद नजर नहीं आता है? अनुराग ठाकुर, पंकज सिंह, क्या ये सब परिवारवाद के उदाहरण नहीं है? तो परिवारवाद आपको विपक्ष में ही नजर क्यों आता है, अपने आप में क्यों नजर नहीं आता? मैं उत्तर देती हूँ उसका। देखिए, ऐसा है, राजनीतिक दल जो होता है बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे नेता भी होते हैं, उसका अध्यक्ष या अध्यक्षा भी होते हैं। हमें जो परेशानी है, आपत्ति है, जहां हम पॉइंट आउट करते हैं, वो ये है कि एक ही परिवार जो है कब्जा करके क्यों बैठेगा उस पूरे राजनीतिक दल पे। उस राजनीतिक दल में अनेक नेता हो सकते हैं, उनके परिवार के जो व्यक्ति हैं वो राजनीति में आ सकते हैं, कोई बात नहीं, परंतु वो राजनीति कर सकते हैं, पार्टी के ऊपर कब्जा उनका नहीं रहेगा। अगर वो किसी ऐसे राजनीतिक दल भी हैं जो अपने आप को सबसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी कहते हैं, अगर अध्यक्ष किसी और व्यक्ति को बनाएंगे तब भी कब्जा एक पार्टी का होगा, और सॉरी एक परिवार का होगा। प्राइम मिनिस्टर किसी को भी बना दे, पर कब्जा जो है, लगाम जो है, एक परिवार की ही होगी। नहीं, आप तो परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन एनसीपी क्या है? शरद पवार खानदान का ही वहां दबदबा है, वहीं से अध्यक्ष बनते हैं, वही सब करते हैं। आप एक ऐसी पार्टी के साथ कैसे गठबंधन कर सकते हैं? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। मैं इसका उत्तर एक लाइन में दे दूंगी। देखिए, ये हमारे पार्टनर्स हैं, हाँ। हम इन्हें गाइड नहीं कर सकते। स्वेच्छा से ये हमारे अलायंस में आए हैं, ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये इनकी अपनी खुद की पॉलिसी है। ठीक है, परिवारवाद को लेकर सबकी अपनी परिभाषा, पार्टी की बात मैं कर सकती हूँ। ठीक है, परिवारवाद को लेकर आपकी अपनी परिभाषा है, विपक्ष की अपनी परिभाषा है।